हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतीश पीसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। जो एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था वो बहुत ही बेसिक सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था, जिसकी परफॉर्मेंस जो थी वो फार बेटर थी। बट जो एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जो मेजर डिसएडवांटेज थी दैट इज़ कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम चलिए इन दो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ पहले इसको एफसीएफएस की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए जो कि सबसे पहले रेडी क्यू में अराइव हुई रहती है। देखिए P1 प्रोसेस 0 सेकंड पर अराइव हुई है और P2 और P3 1 सेकंड पे। तो सिंपली हमें किसे सेलेक्ट करना है, P1 प्रोसेस को सेलेक्ट करिए और इसको गैंट चार्ट में एंट्री कर दीजिए। 0 सेकंड से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और P1 प्रोसेस को 50 सेकंड का टाइम रिक्वायर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 50 सेकंड के लिए सीपीयू प्रोसेस P1 को असाइन कर देंगे। तो 0 सेकंड से ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और 50 सेकंड पे अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी और रेडी क्यू से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस बचती हैं रेडी क्यू में P2 और P3 का अराइवल टाइम सेम है। तो हमने आपको बताया था कि जब दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम होता है तो हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्रोसेस आईडी लेसर होती है। तो P2 की प्रोसेस आईडी लेसर है तो हम P2 को सेलेक्ट करेंगे सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए। अब हमें देखना है कि P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, मतलब कि P2 को कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि P2 का बर्स्ट टाइम 1 सेकंड है, मतलब P2 को 1 सेकंड का टाइम रिक्वायर है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सिंपली हम 1 सेकंड सीपीयू को असाइन कर देंगे प्रोसेस P2। 50 सेकंड से अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा और 51 सेकंड पे अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके ये भी रेडी क्यू से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास P3 प्रोसेस बचता है, तो P3 प्रोसेस को भी हम एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर जैसा कि हम देख सकते हैं कि P3 प्रोसेस को भी 2 सेकंड का टाइम रिक्वायर है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो 51 सेकंड से ये अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और 53 सेकंड पे अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या करना है, हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम के लिए हम गैंट चार्ट में प्रोसेस के राइट हैंड साइड में देखते हैं, जो राइट हैंड साइड में टाइम रिटर्न होता है हम उसी को उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम मान लेते हैं। तो प्रोसेस P1 के राइट हैंड साइड में क्या है, 50 सेकेंड, मतलब P1 प्रोसेस 50 सेकेंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट की। P2 के राइट हैंड साइड में है 51 सेकेंड और P3 के राइट हैंड साइड में है 53 सेकेंड। तो सिंपली हमने P1, P2 और P3 के कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब टर्न अराउंड टाइम जो का फार्मूला होता है वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 50 सेकेंड, अराइवल टाइम है 0 सेकेंड। तो इसका टर्न अराउंड टाइम भी 50 सेकेंड ही हो जाएगा। P2 प्रोसेस का 51 सेकेंड कंप्लीशन टाइम है और 1 सेकेंड अराइवल टाइम है। तो 51 - 1 करेंगे तो 50 सेकेंड ये भी हो जाएगा। और P3 प्रोसेस का 53 टर्न कंप्लीशन टाइम है और अराइवल टाइम 1 सेकेंड है। तो 53 - 1 करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 का 50 सेकेंड है और बर्स्ट टाइम भी 50 सेकेंड है। प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड। नेक्स्ट P2 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 51 सेकेंड और बर्स्ट टाइम है 1 सेकेंड। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 50 - 1 हो जाएगा 49 सेकेंड। नेक्स्ट P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो दैट इज़ 50 सेकेंड। 52 - 2 50 सेकेंड। सर में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होगा कि हम तीनों प्रोसेस के वेटिंग टाइम को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितना डेटा वैल्यू रहता है उस डेटा वैल्यू का सम डिवाइडेड बाई कितना डेटा वैल्यू है। तो यहाँ 3 प्रोसेस है तो तीनों प्रोसेस के एवरेज वेटिंग टाइम को जोड़ के 3 से डिवाइड करिएगा। तो 0 + 49 + 50 डिवाइडेड बाई 33 सेकेंड आप मान लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमें एफसीएफएस की मदद से सॉल्व करना है। P1 प्रोसेस अराइव हुई थी 1 सेकेंड पर और P2 और P3 प्रोसेस 0 सेकेंड पर अराइव हुई है। तो जब भी अगर अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं जिस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी लेसर होता है। तो हम P2 को सेलेक्ट करेंगे। तो P2 अपना 0 सेकेंड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और 1 सेकेंड का इसको टाइम रिक्वायर्ड है तो 1 सेकेंड पे हमने कंप्लीशन कर लेगा एग्जीक्यूशन का। फिर हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। P3 1 सेकेंड से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और इसको 2 सेकेंड का टाइम रिक्वायर है तो ये 3 सेकेंड पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास P1 प्रोसेस बचता है तो हम P1 को एग्जीक्यूट कर देंगे। P1 को 50 सेकेंड का टाइम रिक्वायर है तो हम इसे 53 तक चलाएंगे। 3 सेकेंड से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और 50 सेकेंड टाइम लेगा तो 53 सेकेंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करिए प्रोसेस P1, P2 और P3 का कंप्लीशन टाइम। तो देखिए जो प्रोसेस P1 है उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया 53 सेकेंड पर। तो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, 53 सेकेंड।
P2 ने अपना एग्जीक्यूशन 1 सेकंड पे कंप्लीट किया तो 1 हो जाएगा, और P3 का 3 सेकंड। कंप्लीशन टाइम के लिए गैंट चार्ट में उस प्रोसेस के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखी होती है वही उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम होता है। तो सिंपली हम गैंट चार्ट से देख के लिख देंगे। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 53 - 1 52 सेकेंड। P2 प्रोसेस का होगा 1 - 0 1 सेकेंड, और P3 प्रोसेस का होगा 3 - 0 3 सेकेंड। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो 52 प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम है और 50 इसका बर्स्ट टाइम है, तो इसमें से घटाएंगे तो 2 सेकंड बचेगा। प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम 1 सेकंड है और बर्स्ट टाइम भी 1 सेकंड है, तो इसको हम घटाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम। सो इसका टर्न अराउंड टाइम 3 है और बर्स्ट टाइम 2 है। सो P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। नेक्स्ट अब हमें इस एग्जाम्पल में भी एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। सो एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होगा, तीनों प्रोसेस के वेटिंग टाइम को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, तो 2 + 1 + 0 डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। अब हमें देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमने क्या है, दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी देखिए। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 50 सेकेंड है, इस क्वेश्चन में भी प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 50 सेकेंड है, P2 का 1 सेकेंड, P3 का 1 सेकेंड, और P2 का इसमें भी 1 सेकेंड है और P3 का भी इसमें भी 2 सेकेंड है। सो क्यों जो है एवरेज वेटिंग टाइम, पहले क्वेश्चन का एवरेज वेटिंग टाइम 33 सेकेंड है और दूसरे क्वेश्चन का एवरेज वेटिंग टाइम 1 सेकेंड है। सो तो इनके जो दोनों क्वेश्चंस में जो सब कुछ डेटा वैल्यू सेम है, तो इनकी एवरेज वेटिंग टाइम में इतना डिफरेंस क्यों है, उसका एक कारण है। तो देखिए FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है ना, हम क्राइटेरिया यूज करते हैं अराइवल टाइम का। अराइवल टाइम के बेसिस पे हम प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए। तो FCFS में क्या होता है ना कि जब एक हायर बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस पहले रैम में अराइव हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमें मजबूरी में उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हमने क्राइटेरिया यूज़ किया है अराइवल टाइम का। तो उस केसेस में क्या होता है, जो स्मॉल प्रोसेस होती हैं जो बाद में अराइव होती हैं उनको ज़्यादा देर रेडी क्यू में वेट करना पड़ता है CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए जाने के लिए, क्योंकि जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है CPU पर उसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हायर है। इसकी वजह से जब उनको वेट करना पड़ता है तो जो उनका एवरेज वेटिंग टाइम है वो नॉर्मल सिनेरियो से काफ़ी हायर होता है। सो एक हायर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की वजह से जो नॉर्मल सिनेरियो का वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम है, उससे हायर एवरेज वेटिंग टाइम हमें मिलता है। तो इस इफ़ेक्ट को ही, इस एवरेज वेटिंग टाइम के में इफ़ेक्ट को ही हम कहते हैं कॉन्वे इफ़ेक्ट। कॉन्वे का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कॉन्वे का मतलब होता है हिंदी में हम इसको काफिला कहते हैं, काफिला। आप रियल लाइफ में भी आप अपने देखते होंगे, जब एक बड़े पॉलिटिशियन की काफिला चलता है जिस रूट से, तो उस रूट को क्या किया जाता है, थोड़े देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब कि आम पब्लिक के लिए वो रूट बंद कर दिया जाता है। सो उस केस में क्या होता है ना, जो आम पब्लिक होती है उसको वेट करना पड़ता है उस पॉलिटिशियन के कॉन्वॉय यानी कि काफिले को गुजरने तक। सेम इस केस में भी यही होता है, एक हायर बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस आ गया है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है CPU पर एग्जीक्यूट होने का। सो उसकी वजह से उसे और सारी प्रोसेस हैं वो काफ़ी देर तक वेट करती हैं कि कब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो और वो एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में क्या होता है, जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो हायर आ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल केस। और एवरेज वेटिंग टाइम हायर आ जाता है, इस केस में क्या होता है कि CPU का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो इसी इफेक्ट को, एवरेज वेटिंग टाइम में जो ये इफेक्ट हो रहा है एक हायर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस के पहले अराइव होने की वजह से, उसी इफेक्ट को हम कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं। और यही जो कॉन्वे इफेक्ट है वो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर एक हायर बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस पहले अराइव हो जाएगा तो मजबूरी में हमें पहले उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम अगर बढ़ जाता है एक CPU का, तो क्या होगा कि CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। CPU का जब यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्वे इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।